क्या रूस यूक्रेन में युद्ध रोकेगा? यानी लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन में युद्ध इस दिसंबर के आखिर तक रुक जाएगा। यानी सीज फायर के बाद कोई पक्का हल निकलेगा। कई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कई मीडिया आउटलेट्स जैसे कि द इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि युद्ध लंबे समय से चल रहा है और ये क्यों चल रहा है, यानी पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। आपको यह समझना चाहिए कि अमेरिका के बाद रूस सबसे बड़ी ग्लोबल मिलिट्री पावर है। पहले की पर जाए, फिर वापस जाकर डोनबास इलाके को देखे, फिर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए। वे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में सिर्फ एक छोटे यूक्रेनी गांव पर कब्जा कर पाते हैं। उन्होंने दोनबास नाम की उस जगह, उस शहर पर कब्जा कर लिया है। ये पूरा नहीं है, वे वहां भी हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके टैंक, अगर आप कहें, 3 जैवलिन एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और मारे जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया और कई डिफेंस मैगजीन के मुताबिक एक दिन में एवरेज 5 से 10 रूसी सैनिक मारे जाते हैं। इस युद्ध में लगभग 1,15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस युद्ध में रूस को क्या मिला? सवाल यह है कि जब पुतिन ने आंकड़े देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि इन सभी शहर पर कब्जा करना मुमकिन नहीं होगा। इसे आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा? मरने वालों की अनुमानित संख्या के हिसाब से लगभग 4 मिलियन से 40 लाख सैनिक मारे जाएंगे। यही वजह है कि पुतिन आखिरकार समझ गए और इसे रोक दिया। अमेरिकी मध्यस्थता मजबूत तरीके से चल रही है। डॉन बास्क की जमीन अमेरिका को लीज पर दी गई थी और पुतिन इसके लिए तैयार है। यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। एक हिस्से में उस तरह की बातचीत चल रही है। फिर वह व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। वह इस युद्ध के सीज फायर के बिना भारत नहीं आ सकते, या सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि सभी यूरोपीय देश देख रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध हैं। उसी समय रूस ने भारत को एक ऑफर दिया है। Su-57 भारत में बन सकता है, 5वीं पीढ़ी। यह तब नहीं किया जा सकता जब प्रतिबंध है। यह एक बहुपक्षीय घटना है, कई मुद्दे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस समय रूस को स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध को रोक दिया जाना चाहिए। यह भारत और रूस के बीच संबंध, व्यापार और बाकी सब चीजों को प्रभावित करेगा। पिछले कुछ वर्षों से रूस ने सैन्य हार्डवेयर के लिए कई ऑर्डर लिए हैं, जिनमें से कुछ वह आपूर्ति करता है, कुछ वह आपूर्ति करता है। यह नहीं किया जा सकता है। भारत यह सब बदल रहा है और दूसरे देशों में जा रहा है। यह इजराइल जा रहा है। ब्रिटेन में टॉम शैडोज नामक मिसाइलें खरीद रहे हैं, अन्य खरीद रहे हैं। यह रूसी व्यवसाय है। यह एक दीर्घकालिक व्यवसाय होने जा रहा है। यह धा रहा है। दूसरे देश भी दूसरे देशों में जा रहे हैं। यही है, रूस एक ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर हथियार और हार्डवेयर बेचता है। इसी तरह भारत के तीना टैंकों को उनकी सेवा और मरम्मत के लिए रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के पास अब एक अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन सिंदूर के बाद संभावित खतरा बहुत बढ़ गया है। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। भारत और भारतीय इलाके में तनाव बढ़ने की वजह से ये रूसी फैक्ट्रियां कितना हार्डवेयर बना रही है और सप्लाई कर रही है, और आखिर में वे इसे रूसी सेना के लिए पंप कर रहे हैं। जब ये काफी नहीं रहा तो उन्होंने ईरान से ड्रोन और मिसाइलें खरीदी, और वहां भी लगभग खत्म हो गया है। यानी पुतिन के जीवन काल में उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी स्थिति में जाएगा। यानी जब समय बदला जाएगा तो यूक्रेन को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे ही नेटो देशों से इसका बिल चुका रहे हैं, जिनसे यूक्रेन नए हथियार खरीद रहा है। अमेरिका ने चाहे जितने भी हथियार दिए हों, नेटो देश ही इसका सारा बिल चुका रहे हैं। उनकी इकोनॉमी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। उनके दूसरे इवेंट्स, उनकी फूड सप्लाई चेन, उनका गेहूं, सूरजमुखी तेल वगैरह का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी इकोनॉमी तेल है, फिर हथियार, फिर दूसरे फूड प्रोडक्ट्स। लोग इनमें से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। असल में यूक्रेन को यूरोप की फूड बास्केट के तौर पर जाना जाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह उसी तरफ जा रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन रूस की इकोनॉमी गिर गई है। पहले शैडो फ्लैग में वे असल में यह रूसी तेल कई दूसरे देशों को दे रहे थे, कई तरह से। अलग अलग ग्रुप बदल रहे हैं। लेकिन इस अचानक जागने की वजह यह है कि कहा जाता है कि भारत ने ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। भारत और चीन अभी भी इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि वे इसे सिर्फ समुद्र के रास्ते नहीं खरीद रहे हैं, वे इसे पाइपलाइन के जरिए खरीद रहे हैं। जब भारत ने इसे अचानक रोक दिया
तो इसकी कीमत कम हो गई। मैंने सही कहा, भारत भले ही इन सभी दूसरे देशों से नफरत हो, भारत इसे आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और बाकी सभी देश इसके खिलाफ हैं। इससे भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर असर पड़ता है, क्योंकि यह एक प्यूनिटिव टैरिफ है। चाहे वह अमेरिकी रेसिप्रोकल हो, चाहे वह यूरोपियन देश हो, चाहे वह जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का भारत पर बहुत दबाव है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसका असर भारत, रूस और दूसरों के मिलिट्री हार्डवेयर ट्रेड पर भी पड़ेगा। बाद में किसी वजह से भारत रूस से सामान नहीं खरीद पाएगा। इसका कारण यह है, भारत के साथ ट्रेड दूसरे देशों जैसा ही है। कई यूरोपियन देश इस रूसी कच्चा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहना जरूरी है कि इन देशों की एनर्जी जरूरी है, यानी यह जरूरी यूरोपियन यूनियन के देश ऐसा कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है। 2026 तक इन सभी देशों ने कहा है कि वे रूसी कच्चा तेल से रोक देंगे। फिर अगर ये चीज मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर बिकती है या बेची जाती है, जैसा कि वे कहते हैं, जब इस चीज को ऐसे ही एक्सप्लोर किया जाता है, तो यह स्टोरेज के लिए कोई घटना नहीं है। इसे ऐसे ही जाने दो, वरना यह चली जाएगी। यही इसका पॉइंट है। इसी तरह रूस की रिफाइनरियां भयानक हैं। यूक्रेन के ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें जो उन्होंने खुद इस युद्ध के बाद बनाई थीं, उन पर हमला हुआ। यानी रूस की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई है। भले ही यह तेल हो, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हाल ही में एक ग्लोबल वीकली के सर्वे में 70% रूसियों को युद्ध में दिलचस्पी है और 30% चुप है, क्योंकि वे ही वजह है। यह रूस की पहचान की समस्या बन गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कुछ नहीं कर सकती। यूक्रेन रूस का युद्ध है। इस मामले में मैं खुद से पूछता हूं, क्या इंडिया इससे बेहतर कर सकता है? रूस से बेहतर ग्राउंड पर, क्योंकि यूक्रेन के पास यह चीज नहीं है। बेसिकली यूक्रेन नेटो में जा रहा है और फिर इस वॉर में जा रहा है। वे कह रहे हैं कि वे वहां ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। प्रोग्राम और दूसरे देश, यूरोपियन देश भी वही दे रहे हैं, जबकि अमेरिका खेल रहा है और दूसरे इवेंट्स में जा रहा है। अमेरिकन नजर सिर्फ बिजनेस पर है। यही आपको समझने की जरूरत है। इसमें आपको जो मिल रहा है वह है अमेरिका गेमर है, रूस को आखिरी नुकसान, यूक्रेन की बिल्डिंग का खत्म होना वगैरह। बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन यह एक रीबिल्ड है। सभी यूरोपियन देश इसके लिए तैयार है। आपको इसमें सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक समझना चाहिए। इस साल पहली बार फ्रांस यूक्रेन को लगभग 100 राफेल फाइटर्स देने जा रहा है। यह 10 साल की डील है। इसी तरह स्वीडन 180 जो लेटेस्ट फाइटर है, लगभग 250 फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया के पास हमारे सभी मिग मिलाकर सिर्फ लगभग 300 है, यानी करीब 250 फाइटर एयरक्राफ्ट और हथियार, जिनमें से कई उन्होंने करना सीखा और कई दूसरे देशों ने उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी। आपको यह समझने की जरूरत है कि इस युद्ध के बाद अगले 5 सालों में यूक्रेन एक मिलिट्री ताकतवर ताकत बन जाएगा, रूस की इकोनॉमी से भी ज्यादा ताकतवर। फिर ट्रंप के नए 28 फॉर्मूले के हिसाब से, पहले गाजा 22 फॉर्मूला, 28 फॉर्मूले के हिसाब से रशियन डिमांड नाम की कोई चीज है जो यूक्रेन के हाथ में है। इसे बदलना चाहिए, क्योंकि यह एक लॉन्ग रेंज चीज है जो मॉस्को के एक्सट्रीम तक जाती है। भले ही यह पक्का है, इसने रूस पर असर डाला है। यह रोक इसलिए है क्योंकि रूस उनकी इकोनॉमी पर असर डालता है। यह उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालता है। इसने उनके पूरे ग्लोबल सैंक्शन पर असर डाला है। इसने इंडिया के तेल ना खरीदने पर असर डाला। इसने उस पर असर डाला। इसने व्लादिमीर पुतिन को ग्लोबली अलग थलग और आखिरी तौर पर असर डाला। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। जब यह हुआ तो ट्रंप ने यह क्यों कहा कि इसे रोकना होगा? इसे रोकना होगा, कुछ ऐसा है जो करने की जरूरत है। यह कहते हुए कि अगर रूस खत्म हुआ तो अगला चीन होगा। यह अमेरिकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर रूस पूरी तरह से खत्म हो गया तो अगला ऑप्शन अमेरिकी हथियार होंगे। लोग चीन जाकर उन्हें खरीदेंगे, उन्हें वे इससे सस्ते मिलेंगे। हालांकि यहां यह पक्का है, मुझे लगता है कि रूस और यहां तक कि अमेरिका भी रूसी Su-57 खरीदने के लिए भारत को फॉलो कर रहा है। लेकिन यह कोई जल्दी डील नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। इसका परफॉर्मेंस और ट्रायल सब होगा, क्योंकि यह ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो मिलिट्री इकोनॉमी का मामला है।
क्योंकि सारे हथियार इसलिए हैं क्योंकि रशियन हथियार बिना किसी के कुछ कहे आ रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए चाइनीज हथियार आ रहे हैं। ये इसलिए मायने रखेगा क्योंकि मलेशिया इतनी क्वांटिटी में ये चाइनीज फाइटर ऑर्डर कर रहा है, दूसरे हथियार ऑर्डर किए जाएंगे। अजरबैजान ऑर्डर कर रहा है, दूसरे देश ये सब रशियन सामान ऑर्डर कर रहे हैं। जो देश खरीद रहे थे वे आ रहे हैं। एक बदलाव आ रहा है। ईरान भी उसी तरह खरीदने को तैयार होगा। दूसरे अरब देश खरीदने को तैयार हैं क्योंकि ये अमेरिकन हथियार ज्यादा महंगे हैं। इसलिए सस्ते हथियारों की डिमांड है, यानी ऐसे हथियार जो वैसा ही परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है और भी सस्ते होते हैं। बात यह है। फिर एक हिस्सा है जिससे यह पता चलता है कि इंडिया वेपन मार्केट में क्यों आया। इसका कारण अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका कई देशों को वेपन बनाकर सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वे किसी और काम में लगे हुए हैं। इसीलिए सरकार मोदी के दूसरे विजिट की मांग कर रही है, यानी ट्रंप के विजिट से पहले, यानी बाइडेन के समय में, क्योंकि अमेरिका कई जगहों पर इसे सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए इंडियन कंपनियां इसे डिस्ट्रीब्यूट करने आएंगी क्योंकि वे वेपन और ये आइटम यानी शेल अमेरिकन फाइटर्स और दूसरे वेपन्स को फायर करने के लिए बना सकती है। इसी तरह अडानिया का कानपुर नया प्लांट इसमें आएगा। कई सेंट्रल एशियन और सेंट्रल यूरोपियन देशों को ऑर्डर मिल रहे थे, वहीं से वे खरीद रहे थे रशियन और उन्हें अमेरिकन सामान देने का कारण यह है कि यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है। इसी तरह इजराइल, गाजा, ईरान वगैरह में भी वॉर चल रहा है। इंडियन कंपनियां शॉर्टेज रोकने के लिए आ रही हैं, नहीं तो वे चीन चली जाएंगी। ये एक प्रोग्राम है जो मैं अभी कह रहा हूं। हालांकि यह वॉर बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। दुनिया भर में इकोनॉमी बड़ी होगी, एक बड़ा बदलाव होगा, एनर्जी को लेकर एक बड़ी समस्या होगी। उम्मीद है कि यह हल हो जाएगा और जिस तरह यूक्रेन एक बड़ी ताकत बनेगा, उसी तरह रूस के लिए भविष्य में टिके रहना बहुत मुश्किल होगा।